नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आज बात करेंगे हम भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार में जारी हिंसा के हालात की। और वहां इस वक्त सेना ने, जिसने वहां की चुनी हुई सरकार को 2021 में उसका पलटवार किया था और मिलिट्री हुंटा वहां वापस से शासन में आ गई थी, अब बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने मुंह बाहें खड़ी हैं और बहुत सारा कंट्रोल वो टेरिटोरियली खो चुके हैं टू रेजिस्टेंस फोर्सेस म्यांमार में। स्थिति को समझने के लिए एम्बेसडर गौतम मुखोपाध्याय हमारे साथ हैं। रिटायर्ड करियर डिप्लोमेट रहे हैं और म्यांमार में भारत के राजदूत भी रहे हैं। एम्बेसडर, इस वक्त म्यांमार की जो स्थिति बनी हुई है अंदर, जो लड़ाई चल रही है लगातार, वो कितनी चिंताजनक है? काफ़ी चिंताजनक है एक्चुअली। अगर आप देखें कि पिछले 4 साल में सरकार, म्यांमार सरकार जो SAC जिसको कहते हैं, वो काफ़ी ज़मीन खो चुकी है। और जहाँ पहले पूरा 100% कंट्रोल था, 100% कंट्रोल तो शायद कभी नहीं था, लेकिन कम से कम बमा हार्टलैंड में 100% कंट्रोल था। बाहर जो एथनिक एरियाज़ थे उसमें तो वैसे भी उनकी कंट्रोल पूरी नहीं थी, लेकिन तब भी उस वक्त उनके साथ सीज़फायर चल रहा था। ज़्यादातर कोई ख़ास माहौल इतना ख़राब नहीं था, कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा था, वॉर तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रही थी। तो अगर आप उस तरफ से देखें तो पिछले 4 साल में करीब 330 टाउनशिप्स में से 90 टाउनशिप्स तो वो तो बिल्कुल खो चुके हैं। 2 रीजनल मिलिट्री कमांड खो चुके हैं, लाशियों में और अब आन में, रखाइन आन में, जो अराकान आर्मी के खिलाफ उन्होंने खो दिया था दिसंबर में, और उसके पहले अगस्त में लाशियों में। और कम से कम 150 और टाउनशिप्स में लड़ाई काफ़ी भारी चल रही है। कई जगह में उनको घुरे फेरे रखे हुए हैं। ऊपर से एरियल बम्बार्डमेंट चल रही है, इसीलिए वो पॉपुलेशन सेंटर्स में ज़्यादा नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी उन्होंने लूज़ किया, मिलिट्री कंट्रोल भी उन्होंने लूज़ किया। एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस अब काफ़ी उनकी कोऑर्डिनेशन बढ़ गई है, जैसे 3 ब्रदरहुड अलायंस में हमने देखा है। और बमा हार्टलैंड में भी हज़ारों PDFs हैं जो NUJ के नीचे काम कर रहे हैं। और उनकी भी अगर आप देखें लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाउनशिप्स उनके हाथ में आ रहे हैं और सरकार के, म्यांमार के खुंता सरकार से बाहर जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है कितना रेफ्यूजी स्पिल ओवर की चिंताएं भारत के संदर्भ में हैं? कितने सिविलियंस मारे जाने की खबरें आ रही हैं? जो एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन आपको कुछ याद हो, वो स्टेटिस्टिक्स आप पढ़ लें, पिकअप कर सकती हैं। रेफ्यूजीज़ में अगर देखें तो ज़्यादा रेफ्यूजीज़ गए हैं थाईलैंड की तरफ। हिंदुस्तान की तरफ हालांकि हम बहुत कहते हैं इसके बारे, लेकिन किसी स्टेज में 50,000 के ऊपर तो नहीं गया था। और उसमें ज़्यादातर करीब 40,000 के ऊपर मिज़ोरम में थे। मणिपुर में, क्योंकि शेयर्ड एथनिक नेशनलिटीज है वहाँ पर, चीन स्टेट और मिज़ोरम के बीच में बगल जो इलाके हैं वो एक ही कम्युनिटी के हैं। और ये भी ज़्यादातर देखिए, कुछ तो हैं जो जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो उनको भागना पड़ा, तो वो तो इस वक्त मिज़ोरम में काफ़ी समय से कुछ ठहरे हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, जब बम्बार्डमेंट होती है बगल उस साइड के किसी शहर में, तो वो भाग जाते हैं इस तरफ, और जब शांति आ जाती है वापस, या कुछ तरह की शांति आ जाती है, तो वो वापस चले जाते हैं। एक तरीके का फ्लोटिंग रेफ्यूजी पॉपुलेशन है वो। हाँ, अगर मान लीजिए, जैसे हम पहले बॉर्डर फेंसिंग और FMR के बारे में बात कर रहे थे, तो ये FMR के कारण लोग इधर से इधर जा सकते हैं और परमानेंटली किसी जगह में माइग्रेट करने का उनका कोई दबाव नहीं है, इंसेंटिव नहीं है। लेकिन अगर ये हट जाए तो उनको अगर चूज़ करना पड़े, तो हो सकता है कि वो चूज़ करेंगे कि यहीं ठहरेंगे। FMR का दर्शकों को याद दिला दें कि हम फ्री मूवमेंट रिजीम की बात करते हैं, जो भारत के और म्यांमार के बीच में एक स्पेशल स्टेटस के तौर पर था, लेकिन 2024 जनवरी में भारत ने उसे सस्पेंड कर दिया, ये कहते हुए कि मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है उसमें बहुत कुछ जो है वो म्यांमार से प्लॉट हो रहा है। तो ये और दूसरी ओर अब इस साल से जो है हम देख रहे हैं, अभी मिज़ोरम के बीच में भी अब जो फेंसिंग चल रही है लगातार, वो फेंसिंग की वजह से भी जो लोग आया करते थे मिज़ोरम, उनको भी बड़ी दिक्कत हो रही है वहाँ पर आने में। पासेस वगैरह भी इशू करने की मांग की जा रही है। तो इससे क्या स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी जो वहाँ की सफरिंग पॉपुलेशन के लिए? एक तो ये FMR को तो लिफ्ट किया जाएगा, मैंने अनाउंसमेंट किया गया है कि लिफ्ट किया जाएगा, या हो गया है, लेकिन एक्चुअली अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो ये भी थोड़ा सा एक सस्पेंडेड एनिमेशन में है। लेकिन साथ साथ हाँ, ये आप कह रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल हो रहा है लोगों को आने जाने में,
और उसका यही होगा कि जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था आप एक और प्रॉब्लम करवा दीजिएगा। अब लोग को मैंने एलिनेट फील करेंगे, वो फील करेंगे कि हमें क्रिमिनल्स जैसे ट्रीट कर रहे हैं या ट्रस्टवर्दी लोग नहीं हैं, जो इतने साल से आते जाते थे, अचानक उनको आप बाधा डाल रहे हैं। तो इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो जहाँ प्रॉब्लम नहीं था हम अपने आप अपने के लिए प्रॉब्लम बना रहे हैं। ये जो काफी सारे लोग हैं, वो जैसा आपने कहा कि बहुत सारे वो लोग हैं जो पॉलिटिकली या तो ऑप्रेस्ड हैं, तो वो आते हैं। मिजोरम इज ओपन, मिजोरम की स्टेट गवर्नमेंट ने इनफैक्ट अलग पोजीशन लिया हुआ है होम मिनिस्ट्री से। उन्होंने कहा कि हम इन लोगों को आने देंगे, हमारे तो अलग एथनिक संबंध है इनके साथ में। काफी लोग तो सिर्फ ग्रोसरी खरीदने के लिए भी आते होंगे इन जगहों पर। ग्रोसरी कुछ बेचने के लिए आते हैं, मेडिकल असिस्टेंस के लिए आते हैं, कुछ लोग एजुकेशन के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, माइग्रेंट्स नहीं है। इलीगल माइग्रेंट्स तो छोड़ दीजिए, इलीगल माइग्रेंट्स वो भी नहीं है, क्योंकि एफएमआर में तो थोड़ा बहुत ये परमिटेड है, लेकिन वो माइग्रेंट्स भी नहीं है। 2017 में जो हमने एक तरीके से एथनिक क्लेंजिंग देखा, जेनोसाइड का शब्द इस्तेमाल किया जा रहा था रोहिंग्यास के खिलाफ रखाइन स्टेट में, और उसमें से ज़्यादातर जो लाखों की तादाद में रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ है वो बांग्लादेश में ही है। भारत में बहुत गिने चुने ही रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ है। हालांकि उसको लेकर राजनीति अपनी अलग चल रही है। दिल्ली चुनावों में तो हर पार्टी रोहिंग्या को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आपको लगता है कि भारत को रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर कोई ज़्यादा प्रोएक्टिव स्टैंड लेना चाहिए था? हमारी रेफ्यूजी पॉलिसी रोहिंग्यास को लेकर जो है इनसेंसिटिव रही है। देखिए, रेफ्यूजी पॉलिसी बाय डेफिनेशन मैंने एथनिक या रिलीजियस या कम्युनल नहीं होना चाहिए। रेफ्यूजीज़ वो हैं जो अपने मुल्क में सफ़र कर रहे हैं, और कल ये आपको भी हो सकता है, और आप अगर शरण चाहें कहीं, तो इसमें एथनिक, रिलीजियस, कम्युनल कंसिडरेशन तो नहीं आने चाहिए। रेफ्यूजीज़ को मानना चाहिए कि वो टेम्पररी हैं, और जब मामला उनके मुल्क में साफ़ हो जाएगा, मैंने अच्छा हो जाएगा, उनको वापस जाना चाहिए। इस बीच में ह्यूमैनिटेरियन तरफ से हम लोगों का एक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन है, ऑब्लिगेशन भी है, और नेचुरल सिविलाइज्ड बिहेवियर भी है कि हम लोगों को मदद करें। यही तो हमने पहले किया तिब्बत रेफ्यूजीज़ के साथ, बाद में हमने किया बांग्लादेश के रेफ्यूजीज़ के साथ, फिर हमने तमिल रेफ्यूजीज़ के साथ भी ऐसा व्यवहार किया। आज देख रहे हैं कि रोहिंग्या को हम अचानक जैसे क्रिमिनलाइज कर दिए हैं, जैसे उनका रहना ही, इनका आना ही क्रिमिनल एक्टिविटी है, और शायद यहाँ से किसी और को भी हम कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर फेंसिंग, रेफ्यूजी, ये सब एक्चुअली बॉर्डर फेंसिंग आप देखें कहीं भी काम नहीं किया है। एक तो आप बहुत पैसा खर्च करेंगे, इस पर आप बहुत एनर्जी लगाएंगे, और आखिर में न तो फोर्ट्रेस यूरोप बनेगा, न तो फोर्ट्रेस अमेरिका बनेगा, और आप अगर चाहते हैं कि एक फोर्ट्रेस इंडिया भी बनाया जाए, वो भी काम नहीं करेगा। लोग और भी मेहनत करेंगे उसको बैरियर को क्रॉस करने के लिए। अभी भी देख रहे हैं बांग्लादेश में, कह सकते हैं कि बिल्कुल बंद हो गया है जो हम कहते हैं जहाँ ज़मीन से नहीं, वहाँ लोग रिवर से आने की कोशिश करते हैं, समुद्री रास्ते से आने की कोशिश करते हैं, इतनी जाने जाती हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भी बयान दिया है, कहा है कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज को वापस भेजने में चीन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। चीन लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स है टू द मिलिट्री हुंटा इन म्यांमार। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की उनकी सबसे ज़्यादा कमिटमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं। भारत है एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर। क्या आपको लगता है कि रिपैट्रिएशन जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज की है बांग्लादेश से, वो इन नए फ्यूचर मुमकिन होगा आने वाले दिनों में, और चीन किस तरह का रोल निभा सकता है म्यांमार में? देखिए, बांग्लादेश की सिचुएशन हम समझ सकते हैं। कई साल से वो 1 मिलियन रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को अपने आप मैंने संभाल रहे हैं। थोड़ा बहुत यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से असिस्टेंस है, लेकिन ज़्यादा बोझ तो उनके ही ऊपर है। लेकिन जब तक माहौल रखाइन में, म्यांमार में सही नहीं हो, तो अनरियलिस्टिक है एक्सपेक्ट करने के लिए कि इस वक्त वो जा पाएंगे, उनको सिक्योरिटी वहाँ मिलेगी। और शायद बांग्लादेश को ज़्यादा ही चिंता प्रकट कर रही हैं कि इसको जल्दी से जल्दी उनके हाथ से निकाला जाए। एक्चुअली पहले तो एक समझौता लगाना पड़ेगा ताकि कि रखाइन में सिचुएशन स्टेबलाइज हो। इतनी डिस्टर्बेंस हुई है, इतनी नुकसान हुआ है, उसको भी थोड़ा रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ेगा। और लार्जर पॉलिटिकल सोल्यूशन के अंदर रिटर्न ऑफ रोहिंग्याज डेफिनेटली शुड बी वन of the items, but to hurry it up even before the situation is settled there, I think is frankly unrealistic. And China may have a lot of influence with Bangladesh or with Myanmar,
बट इट डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। आप चाइना भी चाहें तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। रखाइन अराकान आर्मी या रखाइन पॉलिटिकल फोर्सेस यूनाइटेड ULA जो हैं, उनको दबाव लगा करके ये फोर्स नहीं कर सकते हैं कि 1 मिलियन रेफ्यूजीज ओवरनाइट वो वापस ले लें। शायद ये रेफ्यूजीज खुद ही ना जाना चाहें, खुद ही क्योंकि ना वो जाना सुरक्षित वहाँ पे बिल्कुल नहीं महसूस जब करेंगे। सुरक्षा नहीं होगा तो वो क्यों जाएंगे। और अगर मामला ओरिजिनल देखा जाए तो रोहिंग्याज तो वहाँ अनवेलकम थे, रखाइन को भी और बमा लोग को भी। तो अब जब तक कि ये माइंडसेट थोड़ा बदल जाए और वो तैयार हैं एक्सेप्ट करने के लिए, हालांकि अराकान के जो लोग हैं, अराकान आर्मी जो उनके लीडर्स हैं, कहते हैं कि दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट। Whether they are willing to accept as indigenous or whether they are willing to accept as naturalized, that's another matter. But at least they are willing to accept. तो ये सब पॉजिटिव साइंस हैं, इसको बिल्ड अप करना है। और बांग्लादेश का जो चिंता है वो नेचुरल है, वो स्वाभाविक है, वो मैंने लेजिटिमेट है, लेकिन थोड़ा सा इम्पेशेंट होना भी कोई खास। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जिस तरह की पॉलिटिकली वॉलेटाइल सिचुएशन बनी हुई है शेख हसीना के आउस्टर के बाद से, वहाँ पे खुद इस्लामिस्ट फोर्सेस की भी हम कंट्रोल को भी देख रहे हैं। जो ये कहा जा रहा है कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज के जो कैंप्स हैं, कॉक्सेस बाजार हो, दूसरे कैंप्स, वो फर्टाइल ग्राउंड्स बन सकती हैं फॉर रिक्रूटमेंट इनटू रैडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस। क्या वो एक जेन्युइन आपको चिंता नजर आती है? जरूर, क्योंकि आप देखिए अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन स्क्वालिड कैंप्स में महीनों भर, सालों भर रहेंगे, उनको कोई एम्प्लॉयमेंट का मौका नहीं है, बाहर नहीं जा सकते हैं, और तो इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, न तो रीसेटलमेंट हो रहा है, और चारों तरफ आपको इस तरह की भाव है ही, तो ये तो नेचुरल है कि। और इसके अलावा छोड़िए, रेडिकल फोर्सेस हैं दुनिया में, ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब कुछ इसमें हाथ लगाएंगे। और बांग्लादेश के अंदर कोई कमी नहीं है इस तरह के हाथ लगाने के लिए। तो ये तो जेन्युइनली ये तो एक टिंडर बॉक्स सिचुएशन है। एक्चुअली हमें तो ये थोड़ा सा कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि जितना ख़राब हो सकता था उतना ख़राब नहीं हुआ। अगर आप देखें जो सिचुएशन बांग्लादेश में है, जो सिचुएशन रोहिंग्या की है और अराकान में है, ये बहुत आगे बढ़ सकता था। लेकिन अब तक मेरे अनुसार जितना वो हो सकता था वो उतना नहीं हुआ है। तो हमें थोड़ा अपने आप को शुक्रगुजार करना पड़ेगा कि इतना ख़राब नहीं हुआ है। उसको मान करके अब सिचुएशन और ख़राब हो रहा है। हम देख रहे हैं कि रोहिंग्या के अंदर 3-4 ग्रुप्स इकट्ठे हो गए हैं। वो एक रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट बना रहे हैं। वो अराकान आर्मी जो काफ़ी वैसे भी काफ़ी केपेबल है, उनको काफ़ी चैलेंज कर रहे हैं। अराकान आर्मी के अंदर भी काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं। तो उनकी कैपेबिलिटी अचानक बहुत बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई, कहाँ से बढ़ गई, किसने मदद किया, ट्रेनिंग कहाँ से मिली, फंड्स कहाँ से मिली, ये पॉलिटिकल यूनियन जो अलायंस जो बना रहे हैं, ये कौन बैक कर रहा है, ये सब सोचने की बात है। जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण है 20 जनवरी को, और सालों से हालांकि जब वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए म्यांमार की मिलिट्री आर्मी पर, इंडिया ने हमेशा क्लियर किया कि हम ताल्लुकात नहीं तोड़ सकते हैं, बिकॉज हमारा 1600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, हमारे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, इसलिए हुंटा के साथ नई दिल्ली ने रिश्ता बनाए रखा। लेकिन वहाँ ऑंग सान सूची जेल में है, हज़ारों पॉलिटिकल अपोनेंट्स जेल सलाखों के पीछे है, तो वहाँ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इंडिया क्या कर सकता है? और आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में प्रेशर्स कुछ और बदल सकते हैं या बढ़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियाज रोल इन म्यांमार? तो जहाँ तक हम ट्रंप या यूएस को देखें, एक्चुअली अगर आप देखें तो न तो बाइडेन न ट्रंप म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए कुछ खास किया। एक्चुअली जनरली उनकी जो कमिटमेंट डेमोक्रेसी को यूरोप के बाहर, यूक्रेन के बाहर कम ही हो गया है। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में वो जो इस्लामिक रिपब्लिक थी, उनको तो उन्होंने अबैंडन कर दिया, बिट्रे कर दिया, और तालिबान के साथ उन ताल्लुकात रख लिए हैं। तो जहाँ भी देखें, कहीं भी डेमोक्रेसी प्रमोशन यूनाइटेड स्टेट्स बाइडेन के ज़माने में जो ज़्यादा प्रो डेमोक्रेसी थे, और ट्रंप में तो और भी कम होने का लाइक्लीहुड है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप का जो पॉलिसी जो म्यांमार में किस तरह से इफेक्ट कर सकता है, वो तो देखा जा सकता है कि उसका चाइना पॉलिसी कैसा हो। अगर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स चाइना पॉलिसी देयर इज़ सम
pressure on China in Myanmar, that is part of the great game. That is part of the US-China rivalry. That is something that we have to watch out for. We don't know whether Trump will take the war that far. You were asking about democracy ko. Yeah. So, as far as sanctions are concerned, see, sanctions, there is no point punishing people for people who may not necessarily be supporting the junta or the dictator. Sanctioning people and affecting people in order to punish who are their rulers. तो आप ठीक है, अगर आप चाहें आप टारगेटेड सैंक्शंस कीजिए, वो टारगेटेड सैंक्शंस कर रहे हैं। पहले जैसे वो ब्लैंकेट सैंक्शंस अब नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर, तो ये पॉलिसी ठीक है। हमारे लिए यही है कि हमारा तो ज़्यादातर वो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप चलता है, और पड़ोसी होने के कारण कई चीज़ें के लिए हमें ये रिलेशनशिप रखना पड़ता है। सिक्योरिटी पैराडाइम अलग है। आप दूर अगर आप दूर हैं आप ये सब सैंक्शंस लगा सकते हैं। अगर आप नेबर्स हैं, अगर आपके यहाँ आग जल रहा है, आपको आपके बगल कैसे आप रोक सकते हैं? और कभी प्याज की ज़रूरत पड़ती है, कभी टमाटो की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कभी सिक्योरिटी का भी मामला होता है। तो ये नेबर्स के अंदर एक अलग काइंड ऑफ रिलेशनशिप होना पड़ता है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि रजीम को आउट ऑफ द वे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन एक रिश्ता वी हैव टू कीप गोइंग, एंड रिलेशनशिप यू हैव टू कीप गोइंग, गिव एंड टेक, बिकॉज इट कंसर्न्स बोथ ऑफ यू, बट डोंट डू इट एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल, एंड डोंट पनिश पीपल फॉर द सेक ऑफ पनिशिंग समवन एल्स। तो आपको लगता है कि जो वहाँ पे आर्मी, जो उनके जनरल MAH हैं, जो मिलिट्री हुंता के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि 2025 में हम चुनाव करवाएंगे म्यांमार में, क्या ये मुमकिन होगा? अगर चुनाव होते भी हैं, क्या वो क्रेडिबल होगा? और क्या ऑंग सान सूची रिलीज हो पाएंगी जेल से? तो ऑंग सान सूची की रिलीज़ तो उनके हाथ में है, जब भी वो चाहते हैं वो कर देंगे, वो कर सकते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने नहीं किया। अगर वो करें तो हो सकता है कि इलेक्शंस वगैरह को कुछ कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। तो इलेक्शंस, हाँ, तो इलेक्शंस मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सफल होंगी, क्योंकि आप देखें यानी नेशन वाइड इतना ऑपोजिशन है ये मिलिट्री खुंता को। मिलिट्री खुंता अगर ये इलेक्शन करेगी, नेचुरली उनके अपनी सर्वाइवल के लिए करेगी, तो ये ऑपोजिशन जो उनको चाहती नहीं है, वो क्यों उनको इनेबल करें, वो क्यों उनको सपोर्ट करेंगे? तो वो तो कोशिश करेंगे तो इसको किसी न किसी तरह असफल करने के लिए, तो रद्द करने के लिए। और अभी से वहाँ नवंबर तक प्रैक्टिकली 11 महीने रह गए हैं। इस 11 महीने में अगर आप देखें पिछले 4 साल में क्या ट्रेजेक्टरी हुआ है, यहाँ से अब तक बहुत कुछ बदल सकता है। एक तो है कि इट्स लूजिंग मोर एंड मोर टेरिटरी, इट्स लूजिंग मोर एंड मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, it could also, it's beginning to have economic problems, there can be internal problems as well. So I think it is November 2025 elections is not a foregone conclusion from many directions. ठीक है, और म्यांमार के हालात पर नज़र बनाए रखना भारत के लिए निश्चित रूप से बेहद ज़रूरी है, जैसा हमने कहा, स्पेशली क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, लंबे शेयर्ड बॉर्डर्स हैं, सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव्स दोनों ही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ इस बातचीत के लिए। आप लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।